भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन दो प्रकार का था। एक अहिंसक आंदोलन एवं दूसरा सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन। भारत की आजादी के लिए 1857 से 1947 के बीच जितने भी प्रयत्न हुए, उनमें स्वतंत्रता का सपना संजोए क्रांतिकारियों और शहीदों की उपस्थिति सबसे अधिक प्रेरणादायक सिद्ध हुई। वस्तुतः भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। भारत की धरती की जितनी भक्ति और मातृभावना उस युग में थी, उतनी कभी नहीं रही। मातृभूमि की सेवा और उसके लिए मर मिटने की जो भावना उस समय थी, आज उसका नितांत अभाव हो गया। क्रांतिकारी आंदोलन का समय सामान्यतः लोगों ने सन 1857 से 1942 तक माना है, लेकिन दरअसल इसका समय सन 1757 अर्थात प्लासी के युद्ध से सन 1947 तक मानना चाहिए। राष्ट्र सेविका समिति प्रस्तुत कर रही है वंदे मातरम। सन 1857 से 1947 तक का सशस्त्र क्रांतिकारियों का वास्तविक इतिहास के विस्तृत गौरवशाली स्वर्णयुग की कथा वंदे मातरम। राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए राष्ट्र का इतिहास देखना समझना अपरिहार्य है, क्योंकि इतिहास के उजाले में ही भविष्य को देख सकते हैं। जो राष्ट्र अपना इतिहास भूल जाते हैं, उनका वर्तमान दुबला और भविष्य कमजोर रहता है। इस भारत देश को मिली आजादी शहीदों का हम पर कर्ज है, जिसे कभी भूलना नहीं। मैं अमर शहीदों की चारण, मैं अमर शहीदों की चारण उनके यश गाया करती हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करती हूँ। ये सच है याद शहीदों की, ये सच है याद शहीदों की, हम लोगों ने दफनाई है। ये सच है उनकी लाशों पर चल कर आज़ादी आई है। ये सच है हिंदुस्तान आज, ये सच है हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से। ये सच अपना मस्तक ऊंचा उनकी बलिदान कहानी से। वे अगर न होते तो भारत, वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता। जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे सहा नहीं जाता। ये सच है दाग गुलामी के, ये सच है दाग गुलामी के, उनने लोहू से धोए हैं। हम लोग बीज बोते उनने धरती में मस्तक बोए हैं। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के, इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करती हूँ। मैं अमर शहीदों की चारण उनके यश गाया करती हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करती हूँ। यह सच उनके जीवन में भी, यह सच उनके जीवन में भी रंगीन बहारें आई थी।
जीवन की स्वप्निल निधियां भी उनने जीवन में पाई थी। पर माँ के आंसू लखून ने, पर माँ के आंसू लखून ने सब सरस फुहारें लौटा दी। कांटों के पथ का वर्ण किया, रंगीन बहारें लौटा दी। उनने धरती की सेवा में, उनने धरती की सेवा में वादे न किए लंबे चौड़े। माँ के अर्चन हित फूल नहीं, वो निज मस्तक लेकर दौड़े। भारत का खून नहीं पतला, वो खून बहा कर दिखा गए। जग के इतिहासों में अपनी वो गौरव गाथा लिखा गए। उन गाथाओं से सर्द खून, उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करती हूँ। मैं अमर शहीदों की चारण उनके यश गाया करती हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करती हूँ। है अमर शहीदों की पूजा, है अमर शहीदों की पूजा हर एक राष्ट्र की परंपरा। इनसे है माँ की कोख धन्य, इनको पाकर है धन्य धरा। गिरता है इनका रक्त जहाँ, गिरता है इनका रक्त जहाँ, वो ठोर तीर्थ कहलाते हैं। वो रक्त बीज अपने जैसों की नई फसल दे जाते हैं। इसलिए राष्ट्र कर्तव्य, इसलिए राष्ट्र कर्तव्य शहीदों का समुचित सम्मान करे। मस्तक देने वाली जमात पर वह युग युग अभिमान करे। होता है ऐसा नहीं जहाँ, होता है ऐसा नहीं जहाँ वो राष्ट्र नहीं टिक पाता है। आजादी खंडित हो जाती, सम्मान सभी बिक जाता है। यह धर्म कर्म यह मर्म, यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करती हूँ। मैं अमर शहीदों की चारण उनके यश गाया करती हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करती हूँ। पूजे न शहीद गए तो फिर, पूजे न शहीद गए तो फिर ये पंथ कौन अपनाएगा। तोपों के मुंह से कौन अकड़ अपनी छातियां अड़ाएगा। चूमेगा फंदे कौन गोलियां, कौन वक्ष पर खाएगा। अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। पूजे न शहीद गए तो फिर आजादी कौन बचाएगा। फिर कौन मौत की छाया में जीवन के रास रचाएगा। पूजे न शहीद गए तो फिर, पूजे न शहीद गए तो फिर वो बीज कहाँ से आएगा। धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर, मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करती हूँ। मैं अमर शहीदों की चारण उनके यश गाया करती हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करती हूँ। जय हिंद। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन में 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, लेकिन इस स्वतंत्रता संग्राम के मंथन में इतने रत्न बाहर निकले कि उनकी गिनती भी असंभव है। नानाजी पेशवा, अजीमुल्ला खान, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, रंगो बापोजी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, तापेकर बंधु, खुदीराम बोस, मदन लाल धिंगरा, कितने नाम गिनाए। ऐसे अनगिनत वीरों क्रांतिकारों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर हमें स्वतंत्रता मिली है। घनी अंधेरी रात, गणेश खिंड की निर्जन सड़क, 3 सगे भाई हाथ में तलवारें और पिस्तौलें लेकर छिपकर बैठे हुए हैं। तीनों ही जवान, तीनों ही विवाहित, 2 के बच्चे भी हैं, परंतु उस सुनसान सड़क पर चीर परिचित आवाज गोंदिया आया रे आया, यह सुनने के लिए आतुर होकर बैठे हुए हैं, मौत को गले लगाकर। क्या कारण हो सकता है? एक मासूम अपंग जिसका दायरा हाथ जन्म से ही निष्प्राण, सादी पिन उठाना भी असंभव, आज उसी हाथ से उसने भारी भरकम वस्तु उठा रखी है, पिस्तौल। ऐसी कौन सी आग उसे जला रही थी? लंदन के एक सभागार में एक ब्रिटिश अधिकारी का वध करने के पश्चात एक भारतीय सुंदर युवक शांत चित्त से खड़ा है। पुलिस ने हाथ पकड़ते से ही कहता है,
हाथ छोड़ो, मेरे कोट की इस्त्री खराब हो रही है। इतनी सहजता, इतनी सरलता उसने कहां से पाई? फांसी पर झूलने जा रहा है एक युवक अपनी माँ से कहता है, एक बार हाँ कह दो माँ, हंसते हंसते चढ़ूंगा फांसी पर, सारी दुनिया देखती रह जाएगी। 10 मास और 10 दिन के पश्चात पुनः मौसी के घर जन्म लूंगा, और उस समय तुम यदि मुझे ना पहचान पाई तो मेरे गले पर देखना, रस्सी के निशान तुम्हें दिखेंगे, तब तुम जान जाओगी कि तुम्हारा खुदीराम ही हूं मैं। ये शेर जैसा कलेजा उसने कहां से पाया? अपने जीवन की सुख समृद्धि की गुदड़ी छोड़कर इन पट्टों ने खुरदुरे रस्सी से अपना नाता जोड़ा। ब्रिटिश साम्राज्य के विशाल विषय वृक्षों को जड़ों को हाथ लगाने के पूर्व इसकी पत्तियां और शाखाएं छाट देने वाले इन अग्निपुत्रों की यह गाथा है। स्वतंत्रता यज्ञ में स्वयं होकर कूद पड़ने वाली यह वज्र समिधा है। यह यज्ञ चेत पड़ा सन 1857 में। 29 मार्च 1857 कोलकाता के पास बैरकपुर छावनी में 34 रेजिमेंट के सिपाही कवायद करने मैदान में आ गए। अचानक मंगल पांडे ने लाइन छोड़ दी। जवानों के सामने आकर बंदूक ऊंची उठाते हुए उसने आह्वान किया, भाइयों उठो, मैं तुम्हें अपने भारत मां की सौगंध दिलाता हूं। आजादी पुकार रही है कि हम हमारे दगाबाज दुश्मनों को खत्म कर दें। अब पीछे हटना नामुमकिन, उठो। पांडे की अनपेक्षित पुकार से सभी जवान हड़बड़ा गए। क्या करें कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन सार्जेंट ह्यूसन को तुरंत विद्रोह की शंका हुई। उसने जवानों को हुक्म दिया, सोल्जर्स कैप्चर मंगल पांडे। सभी जवान चुप थे, अपने स्थान पर अड़िग थे। पांडे उद्दंडता पूर्वक ह्यूसन के सामने आकर खड़ा हुआ। उसे उसकी अंतरात्मा की आवाज सुनाई दी, मंगल, ह्यूसन का काम तमाम कर दो, बस। उसी क्षण पांडे की बंदूक की नली ने ह्यूसन के सीने को निशाना बनाया और घोड़ा दबाया, और दूसरी क्षण ह्यूसन का निष्प्राण देह मिट्टी में जा मिला। दोस्तों, रक्त रंजित और रोमांच भरे स्वतंत्रता संग्राम का यह प्रथम दृश्य पांडे के हाथों हुआ यह मंगल शुभारंभ। स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख केंद्र थी झांसी, जहां पर की हिंसा भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया। जनवरी 1858 में ब्रिटिश सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू किया। मार्च के अंत तक ब्रिटिश सेना ने संपूर्ण झांसी को घेर लिया। 15 दिन तक घमासान युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई अंत में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे दामोदर राव को लेकर अंग्रेजों से बचकर भाग निकली। कालपी पहुंचकर तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी की सेना ने मिलकर ग्वालियर के एक किले पर कब्जा जमा लिया, परंतु अंत में भारत मां की लाडली बेटी रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को लड़ते लड़ते शहीद हो गई। पर खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, यही थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया न आई। निस्संतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई बिरानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था यह जब भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात। कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म का भी हुआ था वज्र निपात। बंगाले, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था उनके पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत, तातिया, चतुर अजीमुल्लाह सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी।
बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था, वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक, शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंह, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, चिताब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। भारतीय क्रांतिकारियों के कार्य सिर्फ हीरे वीरों के अनियोजित कार्य नहीं थे। भारत माता के पैरों में बंधी श्रृंखला को तोड़ने के लिए सतत संघर्ष करने वाले देशभक्तों की एक अखंड परंपरा थी। देश की रक्षा के लिए कर्तव्य समझकर उन्होंने शस्त्र उठाए थे। क्रांतिकारियों का उद्देश्य कभी भी अंग्रेजों का रक्त बहाना नहीं था, वे तो अपने देश का सम्मान लौटाना चाहते थे। जनजागरण बिना स्वतंत्रता बोध असंभव होने की बात लोकमान्य तिलक जी ने समझ ली और इसी उद्देश्य से उन्होंने प्रारंभ किए थे सार्वजनिक गणेशोत्सव और शिव जयंती उत्सव। सन 1896 में एक सभा में लोकमान्य तिलक जी सभापति थे। वहां अनेक वक्ता जोर शोर से स्वतंत्रता कैसे मिलेगी इस विषय पर लंबे चौड़े भाषण झाड़ रहे थे। तभी सभा में से एक युवक उठ खड़ा हुआ और उसने गर्जना की, मात्र भाषण देने से देश स्वतंत्र होगा ऐसा मानने वाले सब हिजड़े हैं। क्षण भर के लिए पूरा वातावरण स्तब्ध। बाद में उस युवक को सभा से निकाल देने के लिए हो हल्ला मचा। तभी तिलक जी युवक को अपने पास बुलाया और कहा,
आज की वक्ताओं को तुमने नपुंसक कहा, किंतु पुणे के एक भी युवक में अगर पौरुषत्व होता तो अंग्रेज अधिकारी रैंड अब तक जीवित नहीं रहता। दरअसल 1896 में पुणे में प्लेग ने कहर मचा रखा था। प्लेग से पीड़ित मरीजों को ढूंढकर उनका इलाज कराने के बहाने अंग्रेजों ने पुणे के घर घर में घुसकर आतंक फैलाया था। चेकअप के नाम पर आदमी, बच्चों और औरतों के कपड़े तक उतरवा देते थे और ऐसा कई बार सार्वजनिक रूप से किया जाता था। वे लोग उनकी संपत्ति को भी नष्ट कर देते थे। लोकमान्य तिलक ने अपने केसरी वर्तमान पत्र में इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी। रैंड अत्यंत क्रूर अंग्रेज अधिकारी था एवं पुणे के लोगों पर अत्याचार करने में अग्रसर था। उत्तर न देते हुए वह युवक वहां से चला गया। उस युवक का नाम था दामोदर हरि साफेकर, कीर्तनकार हरिभाऊ साफेकर का ज्येष्ठ पुत्र। हरिभाऊ साफेकर के 3 पुत्र थे, दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव। इन तीनों भाइयों ने लोकमान्य तिलक जी के आह्वान को तुरंत स्वीकारा। रैंड की तानाशाही से पुणे के नागरिक अत्यंत त्रस्त थे। उन दिनों पुणे में प्लेग का तांडव चल रहा था, किंतु रैंड का तांडव तो उससे भी अधिक भयानक था। लेकिन उस रैंड की तकदीर अब इन 3 साफेकर बंधुओं के शिकंजे में आ गई। सन 1897 माह जून, दिनांक 22, महारानी विक्टोरिया के शासन का हीरक महोत्सव दिन। पुणे में गणेश खींड में गवर्नर के बंगले पर शाही भोजन चल रहा है। मात्र 17 वर्ष का छोटा भाई वासुदेव बंगले के बाहर झाड़ियों के पीछे छुपा बैठा है। उसके दोनों बड़े भाई दामोदर और बालकृष्ण तथा उनके 2 मित्र साठे और रानड़े फरलांग पर दूरी पर पिस्तौल ताने तैयार खड़े हैं। मध्य रात्रि में भोजन के बाद जब साहब लोग घर लौट रहे होंगे तब छोटा भाई वासुदेव रैंड की गाड़ी के पीछे दौड़ता हुआ आएगा और गोंदे आया रे आया चिल्लाकर इशारा करेगा, जिसे सुनते ही उसके दोनों बड़े भाई रैंड की गाड़ी पर हमला बोलेंगे। ऐसी पक्की योजना बनाई गई थी। रात्रि के 12 बजे एक अधिकारी घर लौट रहा है, किंतु रैंड की गाड़ी और वासुदेव की आवाज नहीं आ रही। मंजला भाई बालकृष्ण बेचैन हो रहा है। तभी रैंड की गाड़ी के रंग की एक गाड़ी आते हुए दिखी, किंतु वासुदेव उसके पीछे नहीं था और ना ही उसकी आवाज। वासुदेव शायद पुलिस के हाथों पकड़ा गया होगा, किंतु रैंड जीवित ना रहे इसी उद्देश्य से बालकृष्ण ने उस गाड़ी पर छलांग लगाई और पिस्तौल अंदर डालकर घोड़ा दबा दिया। किंतु वह गाड़ी थी लेफ्टिनेंट आयस की। पास में बैठी थी उसकी पत्नी। घने अंधेरे में क्या हुआ वह समझ न पाई। पति को हाथ लगाकर देखा तो उसका हाथ खून से सन गया। वह घबराई, चिल्लाई और गाड़ीवान को गाड़ी रोकने के लिए कहने लगी, किंतु गाड़ीवान अप्पा को अंग्रेजी समझ में नहीं आई और पिस्तौल की आवाज से घोड़े भी अधिक गति से दौड़ने लगे। देखते ही देखते गाड़ी अंधेरे में उछल गई। तमंचे की गरम तथा धुएं से भरी नली को साफ करते करते बालकृष्ण अपने बड़े भाई दामोदर से कुछ कहता, उसी क्षण कोंत्या आया रे आया की आवाज और एक शाही टमटम सामने आ धमकी। उसके पीछे दौड़ते हुए अपने छोटे भाई को वाशा बाजू हट जा कहते हुए दामोदर उस गाड़ी पर चढ़ गया और पिस्तौल अंदर डालकर रैंड की मोटी गर्दन में गोलियां दाग दी। चारों ओर चिल्लाहट। घने अंधेरे का फायदा उठाकर चारों युवक वहां से भाग गए। दामोदर उसी दिन पुणे छोड़कर मुंबई जा पहुंचा और पिताजी को कीर्तन में साथ देने लगा और बालकृष्ण पहुंचा हैदराबाद। वध होने के दूसरे दिन सुबह साठे नाम के युवक ने उत्तेजित स्वर में तिलक जी के पास आकर कहा, कल रात हमें गणेश खिंड का गजानन प्रसन्न हुआ। तिलक जी समझ गए। उन्होंने स्मितहास से किया और कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, पर अब हमें सावधानी से रहना होगा। किंतु कितना दुर्भाग्य हमारे देश का,
जहां हीरे जैसे तेजस्वी योद्धाओं का उदय हो रहा था, वहीं पर उन्हें मिट्टी में मिलाने वाले नमक हरामों की भी कमी नहीं थी। रैंड को मारने वालों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया। इसी इनाम की लालच में 2 द्रविड़ बंधुओं ने चाफेकर बंधुओं के नाम पुलिस को बता दिए। दामोदर और बालकृष्ण पकड़े गए, किंतु छोटा भाई वासुदेव अभी भी पुणे में खुल्लम खुल्ला रह रहा था। पुलिस का इरादा उसे राज्य साक्षी बनाने का था, किंतु वासुदेव का इरादा तो कुछ और ही था। वासुदेव उन गद्दार द्रविड़ बंधुओं को गोली से उड़ाकर कारागृह में जाकर अपने बड़े भाइयों से शाबाशी चाहता था। मात्र 17 वर्ष की आयु, फिर भी उसने बेमालूम योजना बनाई। अपने मित्र महादेव रानड़े को साथ में लिया। उन दिनों पुणे में रात को 9 बजे तोप बजती थी। उसी की आवाज में पिस्तौल की आवाज मिलाने की योजना बनाकर 9 बजने के कुछ समय पूर्व वे दोनों द्रविड़ बंधुओं के बाड़े के बाहर जा पहुंचे और जोर जोर से पुलिस के बुलावे का संदेशा दिया। इनाम की लालच में द्रविड़ बंधु रोज ही पुलिस चौकी जाया करते थे। कपड़े पहनकर वे बाड़े से बाहर निकले और वासुदेव ने पिस्तौल की गोलियों से उनका स्वागत किया। गद्दारों को तुरंत ही कुचल डालने की सीख वासुदेव और महादेव रानड़े ने आगामी क्रांतिकारियों को दी। तीनों चाफेकर बंधु और महादेव रानड़े को अंग्रेज सरकार ने फांसी की सजा सुनाई। केवल भारत में नहीं, परंतु पूरे विश्व के इतिहास में एक ही परिवार के 3 सगे विवाहित बंधु राष्ट्र के स्वाधीनता संग्राम के लिए फांसी पर झूल गए, ऐसा दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वे चंपा के फूल मुरझा गए, लेकिन उसका सौरभ पूरे भारत में महकता रहा। महाराष्ट्र की एक क्रांति ज्योत अब बंगाल के हाथों में आ गई। माह फरवरी 1908, डिगरिया पहाड़ी पर भारत में बने प्रथम बम का विस्फोट हुआ। प्रफुल्ल चक्रवर्ती ने अपने प्राणों की आहुति देकर उस बम के सफलता के प्रमाण दिए। बंगाल के हजारों शहीदों का मुखिया प्रफुल्ल चक्रवर्ती आज अपने ही कृतज्ञ विस्मरण का शिकार बन बैठा है। भारत में दूसरा बम बन जाने पर उसका परीक्षण कहां और कैसे करना, इसकी चर्चा सुनकर एक 16-17 वर्ष का युवक आगे आया और उसने कहा, जंगलों में जाकर मिट्टी और पत्थरों के बीच परीक्षण करने का मतलब है यह बम बेकार रहेगा। किसी अंग्रेज के सिर के अलावा मुझे और कोई स्थान उपयुक्त नजर नहीं आता। सर्वानुमति से प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इसके लिए कुटिल किंग्सफोर्ड का चयन भी सर्वानुमति से किया गया और इस परीक्षण की जोखिम भी उसी युवक ने उठाई। उसका नाम था खुदीराम बोस। 30 अप्रैल 1908 30 अप्रैल 1908 रात्रि के 8 बजे किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी छिप कर बैठे थे। उन्हें पता था कि उस समय किंग्सफोर्ड अपनी पत्नी के साथ क्लब में ताश खेल रहा था। किंग्सफोर्ड के बंगले से पहली गाड़ी निकलते ही खुदीराम ने पूरी ताकत से उस पर बम फेंका। प्रयोग 100% सफल रहा। गाड़ी के ठीकरे और खून की नदी देखते ही दोनों वहां से रवाना हो गए। भागते भागते दोनों अलग अलग हो गए। प्रफुल्ल ने समस्तीपुर की गाड़ी पकड़ी। मोकामा घाट स्टेशन पर पुलिस दरोगा नंदलाल बैनर्जी ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, किंतु उसने एक झटका देके मुक्ति पा ली। 2 पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे थे। वे उसे पकड़ पाए उसी क्षण उसने अपनी ही पिस्तौल अपने ही गले पर रखकर 2 गोली दाग दी और शहीद हो गया।
उधर खुदीराम सारी रात नंगे पैर ही रेलवे लाइन से भागता रहा। 24 मील दूर रहे वैनी स्टेशन पर एक होटल के बाहर पानी पीने पहुंचा, किंतु वहां तैनात पुलिस वालों को उसके धूल से सने कपड़े देख और नंगे पैर देखते ही शक हो चुका था। पानी का गिलास वह अपने मुंह से लगाता, तभी दो लोगों ने पीछे की ओर से आकर उस पर झपट्टा मार लिया। अपनी जेब से पिस्तौल निकालने की भी फुर्सत उसे नहीं मिल पाई। अपने पकड़े जाने का एहसास होते ही खुदीराम के चेहरे पर हंसी आ गई। अचंभित करने वाली बात यह थी कि मृत्युंजय होने के क्षण तक वह निरंतर हंसमुख और प्रफुल्लित ही रहा। फांसी पर झूलकर शहीद होने वाला खुदीराम पहला बंगाली युवक था। खुदीराम के प्रसन्न वदन पर एक विख्यात कविता है जिसे लता जी ने गाया है और वह रिकॉर्ड बड़ी ही लोकप्रिय है। अचरज की बात यह है कि किसी राह चलते फकीर की वह रचना उसी समय की है। उस गीत में खुदीराम अपनी माँ से कहता है, एक बार अनुमति दो माँ, अभी लौट कर आता हूँ। 10 माह और 10 दिन पश्चात पुनः मौसी के घर जन्म लूंगा। और माँ, यदि तुम मुझे ना पहचान पाए तो मेरी गर्दन को देख लेना, वहां तुम्हें रस्सी के निशान दिखेंगे और तुम जान जाओगी कि मैं तुम्हारा खुदीराम हूँ। 11 अगस्त 1908 की सुबह खुदीराम शहीद हुआ। वध स्तंभ की ओर जा रहे उसके चेहरे पर जो भाव उभरे थे, उसका वर्णन उसी के वकील श्री उपेंद्रनाथ सेन के शब्दों में। गीता हाथ में लिए सहज कदम बढ़ाते हुए खुदीराम इतनी प्रसन्न मुद्रा में चबूतरे की ओर जा रहे थे जैसे खुद फांसी पर न जाते हुए वह अपने आसपास चल रहे पहरेदारों को ही फांसी पर लटकाकर वापस लौटने वाले थे। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इधर सरकारी वकील आशुतोष विश्वास कोर्ट में महर्षि अरविंद और साथियों को अधिक कठोरतम सजा दिलाने के लिए प्रयासरत थे। इस कुल कलंक का कंठभेद करने का कार्य जिसने स्वेच्छा से स्वीकारा, उसकी कोई स्मृति आज उपलब्ध नहीं है। वह एक 16-17 साल का किशोर था। किसी भी क्रांति दल से उसका कोई संबंध नहीं था। उसका रिश्ता था केवल भारत माता से। कोई क्रांतिकारी उसे अपने पास भटकने तक नहीं देता था, क्योंकि जन्म से ही उसका दाहिना हाथ निष्प्राण था। जिस हाथ से वह एक पिन तक नहीं उठा पाता, उसी हाथ से उसने एक भारी चीज उठा ली थी, पिस्तौल। उस अपंग किशोर का नाम था चारुचंद्र बसु। सन 1909 दिनांक 10 फरवरी, चारू ने उस दाहिने अपंग हाथ पर ही एक रस्सी से पिस्तौल को पक्का बांध लिया और बदन पर शॉल ओढ़े वह अलीपुर कोर्ट परिसर पर नजर रखने लगा। दोपहर 4:10 आशु बाबू मैजिस्ट्रेट के कमरे से बाहर आते ही चारू ने बाएं हाथ से शॉल हटाकर फेंक दी और बाएं हाथ से ही दाहिना अपंग हाथ ऊपर उठाया और बाएं हाथ से ही पिस्तौल का घोड़ा दबा दिया। चिल्लाते हुए आशु बाबू भागने लगे। चारू ने दौड़कर उसकी पीठ में पिस्तौल दबा दी और पुनः गोली चला दी। भंवरे जैसे गरगराते हुए आशु बाबू दूसरे एक क्षण ढेर हो गए, लेकिन चारू वही पकड़ा गया। उसका पता ठिकाना किसी को नहीं था। उसने पिस्तौल कहां से पाया, उसे किसका मार्गदर्शन था, कुछ पता नहीं, लेकिन उसने आखिर तक मुंह नहीं खोला। एक ही बार उसने न्यायाधीश से कहा, देखिए, सभी सबूत एकत्रित करने से कुछ नहीं होगा। न्याय का यह नाटक भी बेमतलब है। आप मुझे कल ही, संभव हो तो आज ही फांसी पर चढ़ा दे। चारू को फांसी दी गई। अनगिनत हट्टे कट्टे किंतु डरपोक गुलामों की नजरों के सामने एक अपंग किशोर शहीद होने हंसते हंसते चल पड़ा। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बंगाल से क्रांति ज्योत पंजाब पहुंची। पंजाब का प्रथम शहीद बड़ा ही सुंदर, फैशनेबल और विवाहित था। इंजीनियर बनने के उद्देश्य से वह विलायत गया, परंतु वहीं अंग्रेज के किले में घुसकर एक ब्रिटिश अधिकारी को मारकर अपना बलिदान दिया। उस साहसी युवक का नाम था मदन लाल धिंगरा। लंदन स्थित इंडिया हाउस में जो भारतीय युवक उच्च शिक्षा हेतु रहते थे, उनके अगुआ थे विनायक दामोदर सावरकर। लंदन की हाईगेट नामक रईस लोगों की बस्ती में 65 नंबर का मकान था इंडिया हाउस। वहीं पर सावरकर जी के नेतृत्व में क्रांति की योजनाएं बनती थी। पास ही रहे खाली फ्लैट में गुप्त रूप से निशानेबाजी की प्रैक्टिस भी होती थी। ये लोग उस समय खुदीराम बोस, कन्हैयालाल दत्त, सत्येंद्र पाल, काशीराम जैसे महान क्रांतिकारियों को मृत्युदंड दिए जाने से बहुत क्रोधित थे। इन्हीं घटनाओं ने उन्हें बदला लेने पर विवश कर दिया। मदन लाल धिंगरा ने भी कुछ कर दिखाने का अपना मनोदय सावरकर जी से कहा। तब सावरकर जी ने उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नामक कमेटी के एक सदस्य सर कर्जन वाइली का वध करने को कहा। इंडिया हाउस की हलचलों पर वाइली के गुप्तचर कड़ी नजर रखे हुए थे। इंडिया हाउस के छात्रावास में रहते हुए यदि मदन लाल वह कार्य करता तो अन्य विद्यार्थी भी पकड़े जाते। यह जानकर ही सावरकर जी ने उसे लेडबारी रोड स्थित मिस रोज के यहां पेइंग गेस्ट बनाकर भेज दिया। यह मिस रोज ही स्वयं कर्जन वाइली की सेक्रेटरी थी। उसके माध्यम से उसने वाइली से परिचय बढ़ा लिया। वह हंसमुख व्यक्ति वाइली को बड़ा अच्छा लगा। वह उसे अपने बंगले पर बुलाते रहे। वह इस भ्रम में थे कि सूट बूट में रहने वाला, क्लब में नाचने वाला यह भारतीय मदन लाल फितूर होकर उन्हें इंडिया हाउस की सारी खबरें देता रहेगा। लेकिन मदन लाल ने तो कर्जन वाइली का वध करने के उद्देश्य से एक फनलैंड में निशानेबाजी का अभ्यास शुरू कर रखा था। दिनांक 1 जुलाई 1909 इंडियन नेशनल एसोसिएशन ने लंदन स्थित सभागार में वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में कर्जन वाइली को ही आमंत्रित किया था। मदन लाल को भी आमंत्रण था। शाम 6 बजे वह घर से बाहर निकला, तब सूट, सुनहरी फ्रेम का चश्मा और पंजाबी ढंग का साफा पहने हुए थे। कोट की जेब में सावरकर जी ने दिया एक ब्राउनिंग पिस्तौल और एक स्वयं का पिस्तौल भी था। थोड़ी ही देर बाद कर्जन वाइली आते हुए दिखाई दिए। हाथ मिलाने के बहाने वह उनके सन्मुख हुआ और पास आते ही कोट की जेब से पिस्तौल निकालकर उसकी नाक पर नली दबाते हुए एक के बाद एक 5 गोलियां दाग दी। मदन लाल के इस साहसी कृत्य से ब्रिटिश सरकार हड़बड़ा गई। कोर्ट में अपने जवाब में इस महान क्रांतिकारी ने कहा, मेरे देश में मेरे देश बंधुओं को देशभक्ति के कारण फांसी दी जा रही है, आजीवन कारावास की सजा दी जा रही है। इसी का प्रतिशोध लेने के लिए मैंने यह कार्य किया। किसी जर्मन व्यक्ति को लंदन शहर में उदंडता से विचरता देखकर किसी अंग्रेज युवक द्वारा की गई उसकी हत्या को आप उसकी देशभक्ति के रूप में गौरवान्वित करते। उसी देशभक्ति के कारण मैंने यह कार्य किया है। मैं कोर्ट की सत्ता को नहीं मानता। आप जो उचित समझते हैं वह मेरे साथ कीजिए, मुझे उसकी परवाह नहीं। मदन लाल को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी पर जाते समय उन्होंने काले कपड़े पहनने से साफ नकार दिया। सूट बूट पहने हुए ही लंदन के पेटेनविल कारागृह में 17 अगस्त 1909 को मदन लाल अमर हो गए। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। धिंगरा के वक्तव्य का धमाका होते ही सावरकर जी पर सरकारी नजर पड़ी। सावरकर जी लंदन में बिजली के बीज बो रहे थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का स्वर्ण महोत्सव, उस स्वतंत्रता समर पर लिखा ग्रंथ और कर्जन वाइली का वध, इन सभी घटनाओं के सूत्रधार थे स्वातंत्र्य वीर सावरकर। इस सदी के पहले दशक में महाराष्ट्र, बंगाल व पंजाब में
अमरत्व के कुंभ लेकर आसमान में उड़ने वाले गरुड़ों के पंखों में प्रेरणा का आकाश भरने वालों में स्वतंत्र वीर सावरकर प्रथम थे। फ्रांस से इंग्लैंड लौटते ही वे पकड़े गए। भारत आते हुए फ्रांस के ही मार्सेलस बंदरगाह के समीप जहाज की खिड़की से समुद्र में छलांग लगाने का उनका साहस विश्वविख्यात है। भारत सरकार ने उन्हें एक साथ 25-25 वर्ष यानी कुल 50 वर्ष की उम्र कैद यानी काला पानी की सजा सुना दी। सावरकर जी ने सरकार से ही सवाल किया, मेरा जन्म तो एक ही है, मैं काला पानी की 50 वर्ष की सजा कैसे पूरी करूंगा? एक अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, तुम जैसे घोर अपराधियों के नसीब में इसी जन्म में नहीं अगले जन्म में भी अंडमान ही निवास होगा, ये इसी की पूर्व सूचना है। सावरकर जी ने हंसते हुए कहा, चलो अच्छा ही हुआ, जिस अंग्रेज सरकार को पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं था आज वो मेरे कारण हो गया। अच्छा अब इतना ही बता दीजिए, 50 वर्ष तक तुम्हारा राज इस देश में टिकेगा क्या? वीर महाबली हनुमान के बाद समुद्र में छलांग लगाने वाले स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की इस साहसी और ऐतिहासिक घटना को सन 2021 में 111 वर्ष पूर्ण हुए। सावरकर जी को लेकर सन 1910 में मोरिया नामक जहाज लंदन से भारत के लिए रवाना हुआ। उनके आसपास कड़ा पहरा था। लंदन और मुंबई के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उनके पास तैनात थे। सावरकर जी ने शौच जाने की इच्छा जाहिर की। शौचालय में लगी हुई कांच की खिड़की से अंदर का व्यक्ति साफ दिखाई देता था। सावरकर जी ने उस पर अपना नाइट गाउन लटका दिया और समुद्र में छलांग लगा दी। सिपाही जोर जोर से चिल्लाने लगा। सारी यंत्रणा कार्यरत हो गई। सावरकर जी पर गोलियों की बौछारें शुरू हुई, लेकिन बड़े धैर्य के साथ वो समुद्र में तैरते रहे और फ्रांस के किनारे की ओर जाते रहे। वे फ्रांस के किनारे पर पहुंच भी गए। ब्रिटिश सरकार तो ठीक है, स्वयं मृत्यु भी उनका वो साहस देखकर अचंभित थी। फ्रांस सरकार ने उन्हें आश्रय नहीं दिया। अंत में अंग्रेजों ने उन्हें पुनः पकड़ लिया। सावरकर जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का लक्ष्य रखा। वे कहते थे, जो व्यक्ति सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई इस भारत भूमि को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता हो, उसे हिंदू नाम से संबोधित किया जाए। इस हिंदू राष्ट्र के स्वातंत्र, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हिंदुओं का एक शक्तिशाली संगठन तैयार करने की इच्छा जाहिर की और संगठन के कार्य की शुरुआत कर दी। युवा पीढ़ी के लिए व्यायामशाला स्थापित कर उसमें लाठी, तलवार और भाले का प्रशिक्षण शुरू किया। सन 1924-25 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने सावरकर जी से मुलाकात की। चर्चा के अंत में हिंदू संगठित कर एक संस्था स्थापित करने की बात हुई। विजयादशमी सन 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। बौद्धिक और शारीरिक अनुशासित युवा पीढ़ी को सेना में भर्ती करने का कार्य सावरकर जी ने ही शुरू किया। उस समय वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। उस समय दूसरा महायुद्ध चल रहा था। सावरकर जी ने ब्रिटिश वायसराय से चर्चा की और हिंदुओं को सेना में प्रवेश मिलना प्रारंभ हुआ। ये प्रवेश सीधे सीधे हिंदुस्तान को स्वतंत्र करने का आंदोलन ही था। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। इधर प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तथाकथित मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। भारतवासी दिल से यही अपेक्षा कर रहे थे कि इनकी माए बाप सरकार कुछ सहूलियतें देंगी, गुलामी की श्रृंखलाएं शायद कुछ ढीली हो।
परंतु सरकार ने अपनी काली प्रजा को इनाम दिया और वह था बंदूक की 1650 गोलियां। तारीख थी 13 अप्रैल 1919 और स्थान था जलियांवाला बाग, अमृतसर। बैसाखी का त्योहार मनाने हजारों लोग एकत्रित थे उस बाग में, जहां मात्र एक ही प्रवेश द्वार था। अचानक गोलियां बरसने लगी। प्राण बचाने हेतु हुई भागदौड़ में वहां रही एकमात्र बावड़ी में कूदने से कई लोगों के प्राण गए। जो घायल हुए थे उन्हें उपचार तो दूर, 2 घूंट पानी भी ना मिले। इसी उद्देश्य से रात 8 बजते ही मार्शल लॉ लगाया गया। दूसरे दिन सुबह 8 बजे मार्शल लॉ उठाया गया। तब तक उन घायलों की अवस्था बहुत दयनीय थी। न्याय एवं मानवता पर कालीख पोतने वाले इस नृशंस हत्याकांड के पश्चात लोकमान्य तिलक का देहावसान हुआ। क्रांति वीरों के महान मंत्र गुरु नहीं रहे। अब सशस्त्र क्रांति की हवा थम जाएगी ऐसा लग रहा था। तभी वासुदेव बलवंत फड़के, अल्लूरी सीताराम राजू, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सरकार की नींद हराम कर देने वाले क्रांतिवीर पैदा हुए। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। गुलाम भारत को आजाद होने का दूसरा अवसर आया। अब राजनीतिक जागरूकता अधिक थी। सामान्य जनता को एक ही व्यक्ति पर विश्वास था, जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकारते हुए अपना एक नया दल बनाया। वह व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र ने फौज का विभाजन किया, नया नाम भी दिया, आजाद हिंद फौज। 5 जुलाई 1943 का उनका अविस्मरणीय वक्तव्य था, कॉमरेड्स, सैनिकों, अब हमारी एक ही रणगर्जना होगी, चलो दिल्ली। इस राष्ट्र की स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति देखने के लिए हम में से कौन जीवित होगा ये मैं नहीं जानता, किंतु इसका अंत क्या होगा ये जानता हूँ, हमारी विजय। इस युद्ध में हम में से जो भी जीवित रहेंगे वे जब तक लाल किले के ब्रिटिश साम्राज्यवाद की कब्र पर विजय नृत्य नहीं करते तब तक हमें विश्राम करना असंभव होगा। मैं आपको वचन देता हूं कि अंधेरे में या उजाले में, दुख में या सुख में, असफलता में या सफलता में मैं सर्वत्र आपका साथीदार रहूंगा। किंतु आज आपको देने जैसा यदि मेरे पास कुछ है तो वो है मात्र भूख, प्यास, कष्ट, पदयात्रा और मृत्यु। स्वतंत्र भारत को हम इस जन्म में देख सकेंगे या नहीं, ये शुभ योग है या नहीं, ये चिंता बेमतलब है। भारत एक दिन स्वतंत्र होगा ही, और यही सबसे महान बात है। और इसी एक सत्य संकल्प के लिए हम हमारा यथा सर्वस्व समर्पित करने को तत्पर है। दिल्ली पथ ही हमारी स्वतंत्रता का पथ है। चलो दिल्ली, जय हिंद। अंग्रेजी साम्राज्य पर अंतिम आघात किया सन 1946 के नौसैनिक विद्रोह ने। श्रीमंत नाना साहब पेशवा से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक सभी सशस्त्र सेनापति भारतीय जवानों में राष्ट्रभक्ति जगाते हुए सामना करना चाहते थे। अंत में नौसेना ने उठाव किया और स्वतंत्रता अपने द्वार पर खींच लाई। 15 अगस्त 1947 के शुभ दिवस पर भारतीय भूमि पर तिरंगा लहराया। सौभाग्य हमारा है कि हम आज़ाद देश में जीते हैं। सौभाग्य हमारा है कि हम आज़ाद देश में जीते हैं। पुरखों के आशीर्वाद रूपी प्याला अमृत का पीते हैं। हाथों में ले तलवार वहाँ तैयार खड़ी हर बाला थी। हाथों में ले तलवार वहाँ तैयार खड़ी हर बाला थी। जिगरा था सबके पास वहाँ और आंखों में एक ज्वाला थी।
थर थर कांपे धरती, थर थर कांपे धरती और अंबर खून भरी बरसात करे, छल से बल से सब मिलकर कायर उस योद्धा पर वार करे। वो लड़ी आखिरी सांसों तक, वो लड़ी आखिरी सांसों तक और खड़ी रही थी शान से। धरती माता को तिलक किया खुद के लहू के बलिदान से। संकटों से घिरा हुआ जब सारा राजतंत्र था, नहीं बचा सकने वाला भारत को कोई मंत्र था। थे लोग वहाँ कुछ ऐसे भी, थे लोग वहाँ कुछ ऐसे भी, आजादी के परवाने थे, कुछ के पन्नों में नाम हुए, कुछ आज भी अनजाने हैं। हम ढूंढ रहे उन वीरों को, हम ढूंढ रहे उन वीरों को, भारत के अनामी हीरो को, जिनके लहू से सिंचित धरती भी गाती जिनका गान है। वो खेल रहे थे हमसे होली तोपों और तलवारों से, वो खेल रहे थे हमसे होली तोपों और तलवारों से, पर किया पराजित फिर भी उनको खादी टोपी वालों ने। मिट गए धरा के खातिर जो दे अपने प्राणों का बलिदान। वो महाशून्य में खोज रहे थे आजादी का गौरवगान। हम मना रहे हैं उत्सव, हम मना रहे हैं उत्सव आजादी का अमृत पान से। वो लड़े थे स्वाभिमान से पर झुके नहीं अपमान से। छोड़ो अब कल की बातें, छोड़ो अब कल की बातें, जब लिखनी नई कहानी है। आजादी के नए दौर में नई राह अपनानी है। नए विचारों संकल्पों को हम सबको अपनाना है। युवा सोच से अब भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तेज बड़ा जिन बातों में ज्वाला भड़के जिन आंखों में, है तेज बड़ा जिन बातों में ज्वाला भड़के जिन आंखों में। हम थमा रहे उज्जवल भविष्य भारत का युवा हाथों में। समझो आजादी की कीमत, समझो आजादी की कीमत, बलिदानों से इसे पाया है। तिलक दे गए नारा, स्वराज्य जन्म सिद्ध अधिकार हमारा है, स्वराज्य जन्म सिद्ध अधिकार हमारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अभी आपने देखा ये नाट्यपूर्ण कथन। हम सभी कलाकारों को मंच पर पुनः आमंत्रित करते हैं श्री राजन देशमुख के निर्देशन में। वे सभी मंच पर एक बार फिर से उपस्थित हों। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि इस वंदे मातरम नाट्यपूर्ण कथन के उपरांत जबलपुर के जानकी वृंद का यहाँ गायन होगा। हम थोड़ी सी मंचीय व्यवस्था बदलेंगे। जानकी वृंद अपनी व्यवस्थाएं जुटाएगा और उसके बाद हम ये प्रस्तुति आरंभ करेंगे। अभी जयंत माधव भिसे जी कलाकारों का स्वागत करते हुए सूत्रधार के रूप में थे श्रीमती सीमा भिसे, कार्यक्रम के निर्देशक अभिनय देशमुख,
जो कविता झांसी की रानी की कही थी वो योजना दिघे। पहली कविता भी उषा दीदी की थी, उषा दीदी शायद निकल गई है। चाफेकर बंधु के क्रांतिकारी सशक्त नाट्यपूर्ण कथन किया था रेणुका पिंगळे जी ने। भारती दीदी बैठी है क्या? भारती कुशवाहा, अच्छा, तो श्रुति केलकर जी, वो भी होंगे। खुदीराम बोस की कहानी आपको बताई थी ज्ञानेश्वरी शर्मा। चारूचंद्र बसु और मदनलाल धिंगरा, वेद पौंड्रिक। स्वातंत्र्यवीर शोभाताई पैठणकर बैठी है, मैं उनको आग्रह करता हूँ शोभाताई कृपया मंच पे आए। अनघाताई, मास्क खत्म। स्वातंत्र्यवीर सावरकर की कहानी सुनाई थी सीमा देशमुख। जलियांवाला बाग, अमृतसर, ये कहानी सुनाई थी वैशाली वाईकर। आखिरी कविता सभी युवाओं को आह्वान, इस आज़ादी की कीमत समझने की कोशिश, वाणी जोशी। और तिरंगा लहराने के लिए आ गई थी स्टेज पे उषा दीदी के बजाय रेवती देशमुख। और इस नाटक के दिग्दर्शक श्री राजन देशमुख जी। राजन दादा आप भी अब अगली